हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मेडिएवल हिस्ट्री के दिल्ली सल्तनत के वो टॉप क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ऑप्शंस के थ्रू ही आपको ये पूरा दिल्ली सल्तनत कवर करा दिया जाएगा अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं। तो ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हो या फिर एसएससी की, जिसमें CGL, CHSL, क्लर्कशिप या वेस्ट बंगाल मिसलेनियरशिप। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन को जाने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड बाई। देखिए, तराइन की दो युद्ध हुई है, एक 1191 में और एक 1192 में। तो जो पहली जंग है उसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से, और दूसरी जंग में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है मोहम्मद गौरी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पृथ्वीराज। देखिए, पृथ्वीराज को हम राय पिथौरा भी कहते हैं, जो कि चचनामा डायनेस्टी से बिलोंग करता है। पृथ्वीराज के जो कोट पोइट है उसे चांद बल्लाई कहते हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। और सुबुक्तगीन की बात करें तो ये गजनवी के पिताजी हैं, जिसे हम महमूद ऑफ गजनी के नाम से भी जानते हैं। और अगर डिटेल से देखें तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, जो कि 1191 में हुई थी। उस जंग के बाद मोहम्मद गौरी को कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने काफ़ी क्षमा मांगा पृथ्वीराज चौहान से, तो उसे क्षमा करके छोड़ दिया गया। लेकिन अगले ही साल सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया गया और उसे मार डाला। और इसी तरह से हिंदुस्तान में तुर्क इन्वेंशन हुआ पहली बार, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने यहाँ का कमांडर बना दिया। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द सुल्तान हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ दिल्ली टू आगरा। तो ऑप्शन से अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, मुबारक शाह या सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। अगर डिटेल से देखें तो सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का बेटा था, जिन्होंने बिहार और वेस्टर्न बंगाल को कैप्चर किया था और आगरा सिटी को फाउंड किया था 1504 में, और 1506 में इसे कैपिटल बना दिया। मोहम्मद गौरी मुस्लिम धर्म का पालन बहुत ही सख्ती से करता था, इसीलिए उनका मानना था कि आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से इन्होंने ज्वालामुखी टेम्पल को, जो कि नागरकोट में है, और मथुरा टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था। इन्होंने नन मुस्लिम पर जजिया फिर से इम्पोज कर दिया और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पाई सिस्टम बनाया। ये एक बहुत ही अच्छे पोएम राइटर थे, जिनके पेन का नाम था गुलरुखी, और ये एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे, और इन्होंने गाजिया सिकंदरी इंट्रोड्यूस किया था। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ टेम्पल वाज प्लंडर्ड बाय मोहम्मद गजनी इन। तो मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल को कब प्लंडर्ड किया था, कब लूटा था? तो ऑप्शन से 1025 AD, 1027 AD, 1001 AD या नन ऑफ दिस अबव। देखिए, मोहम्मद गजनी ने हिंदुस्तान पर कुल 17 बार हमला किया, जिसमें सबसे पहला 1000 AD में नॉर्थ फ्रंटायर पे हमला किया था, और 1026 AD में जट्स लोगों पर हमला किया था। लेकिन जट्स लोगों पर हमला करने का कारण क्या था? जब वो 1025 AD में सोमनाथ टेम्पल को लूट कर जा रहे थे तो जट्स लोगों ने उन पर हमला कर दिया। तो यही वजह बना उनके 17वां इन्वेंशन का, जो कि 1026 AD में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1025 AD। अगर डिटेल्स देखें तो सोमनाथ टेम्पल कठियावाड़ के एक कोस्टल एरिया में है, और वहाँ के उस वक्त के राजा थे राजा भीमदेव। तो जब मोहम्मद गजनी सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर करके जा रहे थे, लूट कर जा रहे थे, तो राजा भीमदेव ने अपने साथियों के साथ उस पर हमला कर दिया, और मोहम्मद गजनी ने 17 बार हिंदुस्तान पर हमला किया, जो कि 1000 AD से 1026 AD तक था। ये फर्स्ट तुर्क इन्वेंशन था इंडिया में। और मोहम्मद गजनी किसका बेटा है? सुबुक्तगीन का, जिसने गजनी डायनेस्टी की शुरुआत की थी और तुर्की स्लेब का कमांडर भी थे वो। और मोहम्मद गजनी पहले ऐसे मुस्लिम है जिसने हिंदुस्तान में इतने अंदर तक आकर हमला किया था। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी वाज। अगला क्वेश्चन है, द कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी इन इंडिया वाज। तो ऑप्शन से कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, नसीरुद्दीन या नन ऑफ दिस अबव।
देखिए मोहम्मद गौरी के 3 चीफ कमांडर थे। पहला ताजुद्दीन यलदौज, दूसरा नसरुद्दीन कबाचा और तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो इंडिया में जिसको जिम्मेदारी दिया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब 1206 में जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है तो ये खुद को यहाँ का शासक मान लेते हैं और इंडिया में पहली बार मुस्लिम डायनेस्टी का फाउंडेशन होता है जिसका नाम रखा गया मामलुक डायनेस्टी। अब मामलुक क्यों? देखिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गौरी का एक स्लेब हुआ करता था, इसलिए इसे स्लेब डायनेस्टी भी कहते हैं और चूँकि तुर्क में इसे ममलुक कहा जाता है इसलिए इसके ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। अगर डिटेल से देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का रेन 1206 से 1210 तक रहा है। ये पहले रूलर है ममलुक डायनेस्टी के और 1192 में जब गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की जंग हुई थी जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का कमांडर बना दिया गया था और गौरी के डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान मान लिया था। इन्होंने 2 हिस्टोरिक मोन्यूमेंट बनाए हैं हिंदुस्तान में, जिसमें एक कुव्वतुल इस्लाम है जो कि दिल्ली में है और एक है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। यह पहला इस्लामिक मोन्यूमेंट है नॉर्दर्न इंडिया में। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फादर ऑफ महमूद गजनी? सुबुक्तगीन, कादिर बिल्ला, अल-बरौनी या नन ऑफ दिस अबव? तो हमने ऊपर के क्वेश्चन में अभी डिस्कस करके आया है कि महमूद गजनी का पिताजी का नाम क्या है? सुबक्तगीन। तो अगर डिटेल से देखें महमूद गजनी के बारे में तो महमूद गजनी की पैदाइश 971 में हुई और डेथ 1030 AD में। लेकिन इसके बीच इन्होंने हिंदुस्तान पर 17 बार हमला किया, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट की बात करें तो सबसे पहले 1000 AD में इन्होंने फ्रंटायर पे हमला किया। 1001 में इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ वहीद जो कि जयपाला के साथ लड़ा और सेकंड बैटल ऑफ वहीद 1008 AD में आनंद पाला के साथ। 1021 में कश्मीर के रूलर के साथ जो कि एक वुमेन रूलर थी और 1025 में सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर किए थे और 1026 में जट लोगों पर। तो ये इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है महमूद गजनी के। और महमूद गजनी के बाप का नाम सुबुक्तगीन था जो कि गजनी डायनेस्टी के फाउंडर थे और तुर्क स्लेब के कमांडर थे। इनके टाइम में 2 बहुत बड़े हिस्टोरियंस भी रहे हैं, जिसमें से एक फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा लिखा। इन्होंने शाहनामा में कहा है कि महमूद गजनी मेडिएवल मुस्लिम पीपल के हीरो हैं और इन्हें फिरदौसी को होमर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। अल-बरौनी की बात करें तो इन्होंने किताबुल हिंद लिखे हैं और तहकीके हिंद भी लिखे हैं। इनके टाइम में एक और हिस्टोरियंस थे जिसका नाम था उद्बी, जिन्होंने किताबुल यमनी और तारीख़ यमनी लिखे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग महमूद एक्सपेडिशन ऑफ इन्वेंशन हु गॉट फर्स्ट डिफीटेड इन पेशावर? देखिए 17 एक्सपेडिशन में महमूद के जो दूसरा एक्सपेडिशन था वो फर्स्ट बैटल ऑफ वहीद कहलाया, जिसमें महमूद ने जयपाला के साथ लड़ाई लड़ी और 1008 AD में आनंद पाला के साथ लड़ेंगे जो कि जयपाला का बेटा है, वो सेकंड बैटल ऑफ वहीद कहलाएगा। और अगर डिटेल से देखें तो पहला जंग 1001 AD में जयपाला के साथ लड़ा। और अच्छा, इस लड़ाई में क्या हुआ कि जयपाला को खूब बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया, तो इन्होंने अपने आप को आग लगा लिया, खुदकुशी कर ली और इसके बाद आनंद पाला ने ये सक्सीड किया इसको। और जब 1008 AD में महमूद फिर से इन्वेशन करने आया था तो इससे लगा कि बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है और आनंद पाला को हराना बहुत ही ज़रूरी है, तो सेकंड बैटल ऑफ वहीद लड़ा गया 1008 AD में। लेकिन इससे ही पहले इन्होंने अपर इंडस रीजन को कन्वर्ट किया था। सेकंड बैटल ऑफ वहीद में आनंद पाला को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, खासकर फिनेंशियल और टेरिटोरियल लॉस। इन्होंने लाहौर और मुल्तान को भी एनेक्स किया, लेकिन जब मुल्तान को एनेक्स करने गए थे तो मुल्तान का उस वक्त एक मुस्लिम शासक था और जिन्होंने आनंद पाला के साथ अलायंस की थी। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी डायनेस्टीज रूल्ड द दिल्ली सल्तनत? देखिए हम सभी को पता है कि हम दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी रूल किए हैं, जिसमें सबसे पहले स्लेब डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी, उसके बाद लोधी डायनेस्टी। जिसमें जो सबसे कम टाइम तक जो डायनेस्टी राज किया है वो है खिलजी, और जो सबसे ज़्यादा टाइम तक जिस डायनेस्टी से राज किया है वो है तुगलक डायनेस्टी। आप लोग मुझे कमेंट में हर डायनेस्टीज़ के फाउंडर के नाम बताएंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड बाई। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जौनपुर नाम ये टर्म क्यों पड़ा। असल में जॉन जो नाम है वो मोहम्मद बिन तुगलक का है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस जौनपुर का जो फाउंडर है वो मोहम्मद बिन तुगलक है। जौनपुर का खोज फिरोज शाह तुगलक ने किया था अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। और अगर फिरोज शाह तुगलक को के बारे में डिटेल से अगर देखें तो फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल 1351 से 1388 एडी तक रहा है। ये कज़न है मोहम्मद बिन तुगलक के। इन्होंने न्यू टैक्सेशन सिस्टम लाया था अकॉर्डिंग टू कुरान, जो कि मुस्लिम की धार्मिक किताब है। इस टैक्सेशन सिस्टम में 4 इम्पोर्टेंट टैक्स है, जिसमें सबसे पहला आता है खराज। खराज 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। तो जितना भी आप बोएंगे उसका 1/10 आपको राजा को देना होगा। दूसरा आता है खम्स, जो कि होता है 1/5 ऑफ द वार बूटी। जो भी हम वार में जीतेंगे उसका 1/5 राजा के अंडर में आएगा। और जजिया एक पोल टैक्स है, जो भी नॉन मुस्लिम है जो भी अपने तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो उसके लिए जजिया दिया जाता है। और ज़कात मुस्लिम्स के लिए है, जो कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का 2.5% देना होता है। इन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इरिगेशन पर काफ़ी अटेंशन दिया था और कई सारे कैनल्स भी रिपेयर कराए। इन्होंने वाटर टैक्स भी लगवाए, जिसको हक शराब के नाम से जानते हैं। इन्हें फ़तेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद जैसे सिटी को बिल्ड करने का क्रेडिट भी दिया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग रूलर कमिट सुसाइड आफ्टर बैटल विथ महमूद। देखिए, हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेकेंड इन्वेशन था महमूद का, जो कि 1001 एडी में था, फर्स्ट बैटल ऑफ वहीद, जिसमें महमूद ने जयपाला के साथ लड़ा था, जिसमें जयपाला को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर दिया गया था। इन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी और सुसाइड कमिट कर लिए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जयपाला। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वार समुद्र वाज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। हौशाला, सतवाहनास या पांड्यास या चोलस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हौशालास। देखिए, हौसाला का कैपिटल द्वार समुद्र, सतवाहनास का पठान, पांड्यास का मदुरई और चोला के 2 कैपिटल हुआ करते थे। एक तो जो प्री गुप्ता पीरियड के हैं तो उनका कैपिटल हो जाएगा कावेरीपट्टनम या फुहार। और जो एक प्री मेडिएवल की बात करें तो उस चोला डायनेस्टी का जो कैपिटल है उसका हो जाएगा तंजौर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, हौशाला। अदर डायनेस्टी और कैपिटल की बात करें तो प्रतिहारा का अवंती, पालास का बंगाल, चौहान्स का दिल्ली और अजमेर, राठौर्स का कन्नौज, गौलियास का या ससुरिया का मेवाड़, चंडेलास का बुंदेलखंड, पारमर्स का मालवा, सेना का बंगाल और सोलंकी का गुजरात। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डाइड इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स प्लेइंग चौगान। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चौगान है क्या चीज़। तो जैसे हम लोग देखते हैं आज के टाइम में फील्ड पे जो हॉकी खेला जाता है स्टिक से और बॉल से, तो उसी तरह चौगान होता है, लेकिन उससे हॉर्स पर बैठ कर खेला जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहे थे और वो हॉर्स से गिरे और उनकी डेथ हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर डिटेल से देखें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो ये पहले रूलर थे ममलूक डायनेस्टी के। ये मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, इसलिए इनके द्वारा जो डायनेस्टी बनाई गई उसे स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। 1152 में गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हराया था, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का कमांडर बना दिया गया था। और गौरी के डेथ के बाद इन्होंने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान मान लिया था 1206 में, और ख़ुद को सुल्तान टाइटल देने के बाद लाहौर को अपना कैपिटल बना लिया। इनके द्वारा बनाए हुए मोनूमेंट्स में पहला आता है कुव्वतुल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। ये पहला इस्लामिक मोनूमेंट है नॉर्दर्न इंडिया में। इन्होंने कुतुब मीनार का फाउंडेशन रखा था, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इसको कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत दयालु थे और मुस्लिम्स को जो जिस भी मुस्लिम को ज़रूरत पड़ती थी वो लाखों लाख दे दिया करते थे, इसलिए से इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है। ये चौगान खेलते वक्त मारे गए थे 1210 में, और इनके बाद जो इन्हें सक्सीड किया उनका नाम आराम शाह था।
तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द अटैक ऑफ महमूद ऑफ गजनी हु अमंग द फ्लोइंग रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, भीमदेव। क्योंकि जब 1025 में जब सोमनाथ पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था या फिर उसे लूटा था, तो भीमदेव ने महमूद गजनी पर हमला किया और फिर सोमनाथ टेम्पल को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लाक्ष बख्श। तो अभी हम लोग पढ़ कर आ रहे हैं कि लाक्ष बख्श किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इस क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये देखने को मिलता है कि एक सवाल आता है, गुलाम वंश में या फिर स्लेव डायनेस्टी में कौन से ऐसे राजा थे जो कि रियल में गुलाम थे या रियल में स्लेव थे। तो उसका तीन आंसर आता है क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इल्तुतमिश आराम शाह का गुलाम था और बलबन नसरुद्दीन शाह का गुलाम था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर और भी डिटेल में कुछ पॉइंट्स देखें तो इल्तुतमिश के बारे में, तो ये इनका जो शासनकाल था वो 1211 से 1236 तक था। इन्हें रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत माना जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो इसने कैपिटल को लाहौर से दिल्ली किया। उसके बाद जो हमने जाना था कि गौरी के जो 3 चीफ कमांडर थे, जिसमें से एक ताजुद्दीन यलदौज और एक नसरुद्दीन कबाजा था, तो इन दोनों ने हिंदुस्तान पर हमला करना चाहा लेकिन इल्तुतमिश की वजह से कर नहीं पाए। इन्होंने 2 कॉइन इंट्रोड्यूस किया, जिसको सिल्वर और जिसको टाका के नाम से जाता है और कॉपर को जीटल के नाम से जाना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने तुर्कान चहलगानी की भी शुरुआत की थी, जो कि 40 लोगों का एक ग्रुप होता है, और एकता सिस्टम की शुरुआत की थी। जैसे यहाँ पर गवर्नर है, जैसे कि यहाँ पर स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम है, उसी तरह एकता सिस्टम है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक एकता में इक़्तिदार रहेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स इल्तुतमिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिएगा। और अगर बलबन की बात करें तो इसे उलुग खान भी कहते हैं। इन्होंने स्पाइस सिस्टम शुरू किया था। इन्होंने एक पर्शियन फेस्टिवल को इंडिया में इन्वेंट किया था, या फिर यूँ कह लें इंडिया में लाया था, जिसको नौरोज़ भी कहते हैं, जो कि पर्शियन न्यू ईयर है। इन्होंने 2 डिपार्टमेंट की शुरुआत की थी, जिसमें पहला है दीवान अरीज, जो कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है, और दूसरा है दीवान वजारत, जो कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइजेस्ट फूल वाज नॉन टू विच तुगलक किंग। सबसे बुद्धिमान मूर्ख किस तुगलक किंग को कहा जाता है। तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप लोग सभी इसका आंसर जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, इनके सबसे बुद्धिमान मूर्ख क्यों कहा जाता है वो देखते हैं। इन्होंने 5 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो है टैक्सेशन इन द दोआब। दोआब किसे कहते हैं, जो भी 2 नदियों के बीच का जगह होगी उसे दोआब कहते हैं। तो इन्होंने गंगा यमुना दोआब के बीच में ये टैक्स लगा दिया था। अब ये टैक्स लगाकर इन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दी थी दीवाने को ही। अब जिस वक्त में इन्होंने ये टैक्सेशन लगाया था उस वक्त ही सूखा पड़ गया था, तो ये एक्सपेरिमेंट उनका फेल हो गया। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, जो कि इनका सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेप था। इनका कहना था कि दिल्ली से अच्छा है कि देवगिरी में जाकर हम अपने पूरे राज्य को संभालें। लेकिन जब वहाँ पर गए तो पता चला कि अगर दिल्ली छोड़ दिए तो नॉर्थ इंडिया यहाँ से निकल जाएगा। तब फिर इन्होंने वापस देवगिरी से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दिया और देवगिरी का नाम दौलताबाद में चेंज कर दिया। तीसरा जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन सिस्टम या इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। इन्होंने सोचा कि सिल्वर कॉइन बनाने में ज़्यादा खर्च है, तो क्यों ना सिल्वर कॉइन को कलेक्ट करके ब्रोंज कॉइन मार्केट में चलाया जाए। तो कुछ वहाँ पर बुद्धिमान लोग ऐसे भी थे जो कि सिल्वर को राजा के दरबार में पेश ना करके उसी से ब्रोंज खरीद कर फिर उन्हें ही कॉइन बनाकर मार्केट में चलाने लगे। तो पता चला ये भी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो और अगला लास्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो था खुरासान एक्सपेडिशन। तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक विज़न था, यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट का। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना खुरासान और इराक़ के एक
आर्मी के एक बड़े हिस्से को मोबिलाइज किया जाए। और ये सारा सलाह किसके द्वारा था? ये खुरासान के कुछ नोबल्स थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में रहते थे। वो मोहम्मद बिन गौरी को वर्गलाते थे कि आप खुरासान और इराक़ के जो आर्मी है उसको मोबिलाइज़ कीजिए, वो आपके पास आ जाएंगे, वो आपके अंडर में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि खुरासान में पहले से ही पॉलिटिकल सिनेरियो का चेंजेस हो चुका था। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहा है। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है सबसे बड़ा बुद्धिमान मूर्ख। तो ये सारे पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? ऑप्शन से सिरी, फिरोज़ाबाद, औरंगाबाद या दौलताबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिरी। तो अगर डिटेल से देखें इसे, अलाउद्दीन खिलजी ने 20 साल राज किया और कुल खिलजी डायनेस्टी का जो कार्यकाल था वो 30 साल का था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी जब पैदा हुआ था तो उसका नाम था जौन मोहम्मद खिलजी और ये 1250 में बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में जो कि बंगाल में वहाँ पैदा हुए। और ये जलालुद्दीन खिलजी के भाई जो कि जिसका नाम था शहाबुद्दीन मसूद, उसका बेटा था। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को सक्सीड किया और इसे खिलजी डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर माना गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने साउथ इंडिया तक अपने इन्वेशन को जारी रखा। इसीलिए इन्हें सेकेंड अलेक्जेंडर या सिकंदर सानी या फिर अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के 2 जनरल ने, उलुग खान और नुसरत खान ने जब गुजरात पर हमला किया तो उस वक्त गुजरात के जो राजा थे वो थे राय कर्ना देवटू और उनकी सबसे पहली कन्केस्ट वही थी। वहाँ से इन्होंने 2 चीज़ें पाई। सबसे पहले तो राजा की वाइफ के साथ शादी की उन्होंने, जिसका नाम था कमला देवी। और दूसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्हें मलिक कफूर मिला जो कि एक इनस था जिसे उन्होंने 1000 दिनार में किना था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। इन्होंने रणथंबोर को कैप्चर किया और वहाँ के रूलर जो कि हमीर देवा थे उन्हें मार डाला। और भी कई सारे कैप्चर्स इन्होंने किए हैं, जैसे कि मालवा, चित्तौड़, धर, मंदू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी और जालौर। तो इन सभी में इम्पोर्टेंट हो जाता है चित्तौड़। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो राजा थे, राजा रवल रतन सिंह और उनके वाइफ पद्मिनी, जिसको हम पद्मावती के भी नाम से जानते हैं, वो काफ़ी खूबसूरत हुआ करती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जस्ट उनको देखने के लिए वो राजा रवल रतन सिंह को हराते हैं और उनकी वाइफ को कैप्चर करने जाते हैं। लेकिन जब उनके वाइफ को कैप्चर करने जाते हैं तो वो खुद को जौहार कर लेती है। अब जौहार क्या है? जब उस टाइम में किसी औरत की जो हस्बैंड है डिफीट हो जाते हैं तो वो अपने आप को आग के हवाले कर देती थी, तो उन्हें जौहार कहते हैं। तो वही पद्मिनी ने अपने आप को जौहार कर लिया था। और अलाउद्दीन खिलजी पहले सुल्तान थे जिन्होंने साउथ इंडिया तक अटैक किया और साउथ इंडिया में इनके सबसे मेन जनरल थे मलिक गफूर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। देखिए, इब्न बतूता जो है वो 1334 एडी में हिंदुस्तान में आए थे मोरक्को से। अब किसके टाइम में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। और इन्होंने 8 सालों तक काजी का काम किया है इसके कैपिटल मोहम्मद बिन तुगलक के कैपिटल में। और जो भी इन्होंने देखा उसे अपने बुक में सफ़रनामा या फिर रहला में लिखा। और ये जो रहला है वो अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और अगर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिटेल से देखें तो इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1325 से 1351 एडी तक रहा है। इन्हें प्रिंस जौना के नाम से भी जाना जाता है और जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को सक्सीड किया था 1325 में। इन्हें उलुग खान का टाइटल भी दिया गया और ये माना जाता है कि जितने भी सुल्तान से दिल्ली सल्तनत में, इसमें सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन यही थे। इन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए दीवान अमीर और दीवान अमीर को ही शुरुआत की, जिसे हम आज के ज़माने में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने सोनदार भी देना शुरू कर दिया, मतलब कि एग्रीकल्चर लोन भी देना शुरू कर दिया और कहा कि जो भी बंजर ज़मीन है उस पर आप लोग खेती कीजिए। इनका नेगेटिव पॉइंट ये था कि ये लोग ये कैश क्रॉप को ज़्यादा अहमियत देते थे इन प्लेस ऑफ क्रेल्स। क्रेल्स क्या होता है? जैसे कि हम लोग कहते हैं राइस, वीट, बार्ली, ओट्स, तो ये सब क्रेल्स में आते हैं। तो ये इनका कहना था कि क्रेल्स ना उगाकर हम कैश क्रॉप उगाए, जैसे कि शुगर केन या फिर कॉटन या रबर।
तो ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट था। इन्होंने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाए, लेकिन जजमेंट की कमी की वजह से ये सारे फेल होते गए। इसलिए इसे कहा जाता है इतिहास में कि बुद्धिमान बेवकूफ़ राजा, द वाइजेस्ट फुल किंग। और इसके 5 जो इन्वेंशन थे या 5 जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा फेल हो गए, जिसमें से एक ये है कि इन्होंने अपने कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी, सिर्फ कैपिटल बचाने के लिए अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र कर लिया था देवगिरी तक। और फिर जब इन्होंने देखा कि अगर हम देवगिरी में आ जाते हैं तो हमारा नॉर्थ इंडिया भी हाथ से निकल जाएगा, तो वे वापस से देवगिरी से दिल्ली अपने कैपिटल को शिफ्ट करते हैं, जिसके दौरान काफ़ी लोगों की जान जाती है और एडमिनिस्ट्रेटिवली और फिनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो यही वजह है इसे द वाइजेस्ट फुल किंग कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डेड एज द सेकेंड अलेक्जेंडर। देखिए, जलालुद्दीन एक ऐसा राजा था जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था हिंदू मेजॉरिटी से, क्योंकि इनका मानना था कि हर एक मज़हब बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए, जो भी इसे फॉलो करते हैं। इसलिए इन्हें क्लेमेंसी जलालुद्दीन भी कहते हैं। और ये पहला ऐसा राजा था जिसके रेन में दक्कन तक दिल्ली सल्तनत को फैलाया गया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्वेंशन था वो है देवगिरी का, जो कि 1294 में हुआ था, जिसको लीड करने वाले इन्हीं के सन इन लॉ अली गुरशिद या अलाउद्दीन खिलजी थे। इसी बिना पे अलाउद्दीन खिलजी को सेकंड अलेक्जेंडर कहा जाने लगा। अलाउद्दीन खिलजी उस वक्त कारा के गवर्नर थे। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? डी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद प्रॉफिट वाज बॉर्न इन। देखिए, हम सभी जानते हैं इस्लाम मजहब के जो सबसे लास्ट प्रॉफिट थे वो प्रॉफिट मोहम्मद थे। इनकी पैदाइश 570 एडी में हुई थी। अगर डिटेल से देखें तो इनकी पैदाइश 570 एडी में मक्का में हुई। इनका जो माइग्रेशन था मदीना तक का, उसे हिजरा कहते हैं, जो कि 622 सीई या एडी में हुआ और यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई। और मदीना में इन्होंने इस्लामिक प्रिंसिपल के बेस पर एक कम्युनिटी बनाई जिसे आज पूरी दुनिया में माना जाता है, या फिर यूँ कह ले जिन्हें आज पूरी दुनिया के मुसलमान फॉलो करते हैं। इन्होंने 630 सीई में या एडी में मक्का को पीसफुली कॉन्कर किया था। वो पीसफुली किस लिए? क्योंकि जो वहाँ के एनिमीज़ थे उन्हें बोला गया कि आप चाहो तो इस्लाम धर्म में आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, और सबको माफ़ कर दिया गया था। और पर्सनल कंडक्ट या गवर्नेंस या स्पिरिचुअलिटी के बिना पे ये पूरे मुस्लिम्स के रोल मॉडल है। और इनके डेथ 632 एडी में मदीना में हुई। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ चंदावर टुक प्लेस इन। देखिए, 1192 मतलब कि तराइन के सेकेंड जंग के बाद जो गौरी था सबसे पहला आक्रमण करता है चंदेरी पर, जहाँ के राजा थे जयचंद। ये वही जयचंद है जो पृथ्वीराज चौहान के फादर इन लॉ है। तो इस बैटल का नाम दिया गया बैटल ऑफ चंदावर, जो कि 1194 में हुआ था। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 1194। तो अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो बैटल ऑफ चंदावर 1194 एडी में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था, जो कि एक कन्नौज का राजपूत रूलर था। और उसके बाद बंगाल और बिहार में मोहम्मद गौरी ने अपना एक कमांडर, जिसका नाम मोहम्मद बिन बख्तियारी खिलजी था, उससे भेजा, जिसने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को 1202 में और नालंदा यूनिवर्सिटी को 1203 में। और मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद इंडिया में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अच्छा, मोहम्मद गौरी की डेथ कब हुई? वो हुई थी 25 मार्च 1206 ईस्वी में। और इनकी डेथ किस हुई थी? इन्हें एसेसिनेट किया गया था सेंट्रल एशिया के सियाह रेबिलियन और गोखर्स ने। और ये माना जाता है कि मोहम्मद गौरी रियल फाउंडर है तुर्की एम्पायर के इंडिया में, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे इन्वेशन किए नॉर्थ इंडिया में, जो कि राजपूत टेरिटरी वहाँ पर हुआ करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन्स इन्वेशन वारंगल वाज रूल्ड बाई।
देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो रेन रहा है वो 1296 से 1316 तक रहा है, और उस टाइम में जो वारंगल का किंग था वो था प्रताप रुद्र देवा वन। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो काकातिया डायनेस्टी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, काकातिया डायनेस्टी। और चालुक्य डायनेस्टी के कैपिटल की बात करें तो चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल है वताबी या बदामी, और चोला डायनेस्टी का तंजौर, और यादवा ऑफ देवागिरी। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी वाज डाइड वाइल सरपासिंग द रेबिलियन ऑफ। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि जब मोहम्मद गौरी सेंट्रल एशिया के इन्वेशन में गए थे तो इन्हें एसेसिनेट कर दिया गया था 25 मार्च 1206 में बाय सिया रेबिलियस और कोखर्स। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ए, गोखर्स या कोखर्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्लेब सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत डिड नॉट बिलोंग्स टू द इल्बरी ट्राइब और तुर्क। देखिए हम ये जानते हैं कि जो स्लेब डायनेस्टी है उसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे इल्बरी डायनेस्टी, शमसी डायनेस्टी, स्लेब डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी। तो ये नाम जो पड़ा है वो या तो गुलाम के वजह से पड़ा है, या तो मतलब स्लेब डायनेस्टी तो स्लेब की वजह से पड़ा है, मामलुक जो कि तुर्क में स्लेब को कहा जाता है वो मामलुक डायनेस्टी, या फिर इल्बरी डायनेस्टी। इल्बरी डायनेस्टी नाम पड़ा है उसके ट्राइब की वजह से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अफ़गान के गुलाम मार्केट से उन्हें ख़रीदा था, और उनकी काबिलियत को देखकर उन्हें कमांडर बनाकर हिंदुस्तान में भेजा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इल्बरी ट्राइब से बिलोंग्स नहीं करते थे, जबकि इल्तुतमिश और उनके बाद जो भी शासक आए हैं वो सब इल्बरी डायनेस्टी से या इल्बरी ट्राइब से बिलोंग्स करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। विच स्लेव रूलर कॉल्ड हिमसेल्फ नबी खुदाई और डिप्यूटी ऑफ द गॉड। तो ये किस राजा को कहा जाता है या किस सुल्तान को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गयासुद्दीन बलबन को। वो क्यों? क्योंकि जब ये सुल्तान बने तो इन्होंने दो चीज़ इंट्रोड्यूस किया था। एक था सजदा, मतलब कि वो राजा के सामने या सुल्तान के सामने सजदा करो, और पैबोस, और पैरों को चूमो। बलबन के अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो इनका रियल नाम उलुग खान था, और रजिया सुल्ताना के बाद जो सबसे नोटेबल रूलर थे वो बलबन ही थे। ये मामलुक डायनेस्टी के 9वां सुल्तान थे जो कि इल्तुतमिश के ग्रांड सन के वजीर थे। इन्होंने स्पाइस सिस्टम शुरू किया और एक पर्शियन फेस्टिवल नौरोज़ शुरू किए जो कि पर्शियन का न्यू ईयर है। इनके डेथ के बाद इनका ग्रांड सन कैकुबार थ्रोन पर बैठा, जिसकी डेथ 1290 में हुई, और फिर उसके बाद उसका 3 साल का बेटा जो कि शमसुद्दीन कयूमर्स था वो बैठा। अब 3 साल का बच्चा क्या ही शासक करेगा, तो वो खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा हत्या कर दी गई। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग तोमर रूलर्स इज क्रेडिटेड विथ फाउंडिंग द सिटी ऑफ दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका ऑप्शन क्या है? अनंगपाल, वज्राता, रुद्राने या देवराज। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंगपाल। देखिए अगर डिटेल से देखें तो अनंगपाल तोमर को ट्रेडिशनली क्रेडिट किया जाता है कि इन्होंने 8 सेंचुरी ACE में या AD में दिल्ली सिटी का फाउंड किया था। और अगर तोमर डायनेस्टी की बात करें तो ये इन्हें तनवार डायनेस्टी भी कहते हैं, जो कि अर्ली मेडिवल पीरियड में नॉर्दर्न इंडिया का एक डायनेस्टी हुआ करता था। और अगर दिल्ली सिटी की लोकेशन की बात करें तो ये यमुना रिवर के बैंक पर है, जो कि इसे बहुत ही फेवरेबल साइट बनाता है सेटलमेंट और डिफेंस के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द मुस्लिम एडवेंचरर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज। तो हम ये डिस्कस करके आ रहे हैं कि मोहम्मद गौरी का एक कमांडर जिसका नाम मोहम्मद बिन बख्तियारी काकी था, तो इन्होंने बंगाल और बिहार में इन्वेशन किया था, जिन्होंने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं आगे। द कैपिटल ऑफ यादवा रूलर वाज। तो इसे भी हमने डिस्कस किया था कि जो यादवा का जो कैपिटल है वो देवागिरी है, और द्वार समुद्र किसका है? हौशाला का, काकात्या ऑफ वारंगल, चालुक्य ऑफ कल्याणी। और इम्पोर्टेंट कैपिटल और डायनेस्टी की बात करें तो पांड्या ऑफ मदुरई हो जाएगा, प्रतिहारा ऑफ गुजरा, पालाज ऑफ बंगाल, पहलवाज ऑफ कांची, और क्या चोला ऑफ तंजौर। तो ये सारे डायनेस्टी और कैपिटल आप इसे याद रखिएगा। देखते हैं आगे। द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो देखिए इसका तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्या? अलाउद्दीन खिलजी।
देखिए, पहला ऐसा दिल्ली का सुल्तान है जिन्होंने एक परमानेंट आर्मी रखा था, जिसके सोल्जर को पेड किया जाता था और अपने जो भी आर्मी थे उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन रखे थे, जैसे कि सोल्जर्स के लिए चेहरा और हॉर्सेस के लिए दाग। अच्छा, और इन्होंने मार्केट कंट्रोल और इकोनॉमिक रेगुलेशन के लिए 4 सेपरेट मार्केट्स बनाए थे, जिसमें पहला है सेंट्रल ग्रेन मार्केट, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मार्केट, तीसरा जनरल आइटम के लिए, और चौथा जो होगा वो हॉर्स, कैटल्स और स्लेब के लिए होगा। और ये जो चारों मार्केट को कंट्रोल करने वाला ऑफिसर होगा उनका नाम शाहाना होगा। और इन सभी से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम दीवाने मुस्तक राज था। तो ये थी मार्केट रेगुलेशन बाय अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द दिल्ली जनरल हु सक्सेसफुली एडवांस्ड अप टू द मदुरई वाज। देखिए, इस टाइम में जो मदुरई का बात आ रहा है वो तो एक ही राजा था या एक ही सुल्तान था जिन्होंने साउदर्न इंडिया तक कन्क्वेस्ट किया था, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। और इन्होंने देवागिरी से एक इनच 1000 दिनार में ख़रीदा था, जिसको मलिक कफूर कहते हैं या फिर 1000 दिनारे भी कहते हैं। तो मलिक कफूर ने साउथ इंडिया तक कैंपेनिंग की, जिसमें देवागिरी, वारंगल, द्वार समुद्रा और मालाबार कोस्ट तक भी गए थे, इसलिए इन्हें मलिक नायब भी कहते हैं और हीरो ऑफ द एज या फिर रुस्तम ऑफ द एज भी कहा जाता है मलिक कफूर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मलिक कफूर। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ खिलजी डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं कि खिलजी डायनेस्टी के टाइम में जो मुस्लिम इंपीरियलिज्म था हिंदुस्तान में सबसे टॉप पर पहुंच गया था, और जिसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने कैकोबाद को हराया था, जो कि स्लेब डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, और वो कब? 1290 ईस्वी में। खिलजी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का दूसरा डायनेस्टी था, और ये रॉन्गली बिलीव किया जाता है कि जो खिलजीज लोग थे वो अफ़गान से आए थे। असल में वो लोग तुर्क से थे जो काफ़ी टाइम पहले अफ़गान में आ गए थे, और यहाँ के मैनर्स और कस्टम्स के साथ घुल मिल गए थे, यहाँ के लोगों में एडप्ट हो गए थे। और ये माना जाता है कि जो खिलजीज थे वो तुर्क में आकर यहाँ के आर्मीज़ में भर्ती हुए और सोर्ट्समैन बने, और अब खुद के अपने डेजिग्नेशन दिए इन लोगों ने खिलजीज, जिसका तुर्कीज लैंग्वेज में टर्म आता है सोर्ट्समैन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? वेरी वेरी इजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। अभी हम लोग देख कर आ रहे हैं। बख्तियारी काके के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। ईयर आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत बड़े लेवल पर कैनल का कंस्ट्रक्शन करवाया था। इन्होंने इक़्तिदारी सिस्टम को हेरिडेटियल बना दिया था। इनके टाइम में 4 टैक्सेस आए, जिसको कहते हैं खराज, जजिया, ज़कात और खम्स, जिसके बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। इन्होंने नई टाउन्स की कंस्ट्रक्शन भी करवाई थी, जिसमें हिसार, फतेहाबाद, फिरोज़ाबाद और जौनपुर जैसे सिटीज़ भी शामिल हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हो जाता है कि जो कुतुब मीनार है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इल्तुतमिश ने उसे कंप्लीट करवाया, मतलब कि उसका जो ऊपर का 2 फ्लोर है उन्होंने बनवाया, और लाइटनिंग की वजह से वो 2 फ्लोर टूट गया था, या फिर बिजली जो कड़कती है उसकी वजह से वो फ्लोर टूट गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड दिल्ली सुल्तान्स डिवाइड द एम्पायर? तो दिल्ली सल्तनत में हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, जिन्होंने तुर्कान चहलगनी या चालिस्ता का फॉर्मेशन किया था, जिसमें 40 पावरफुल तुर्कीज नोबल थे, और इन्होंने एकता सिस्टम शुरू किया था, मतलब कि अपने जो एम्पायर को एकताज में बांट दिए थे, और हर एक एकता को इक़्तिदार के जरिए कंट्रोल कराया जाता था। अब इक़्तिदार का काम क्या था? उनका काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और जो भी गवर्नमेंट रेवेन्यू आए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजना, जिसको हम फवाजिल या फाजिल भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, इक़्ताज। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश वाज द सूबेदार ऑफ। देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई तो उसका बेटा आराम शाह तख्त पर बैठा, लेकिन जो आराम शाह था वो बहुत ही वीक और वर्थलेस था। तो इल्तुतमिश, जो कि बदाऊन का गवर्नर था उस वक्त, इन्होंने आराम शाह को हराया और वो सुल्तान बना। अब जब ये सुल्तान बना तो सबसे पहले लाहौर से बदाऊन को कैपिटल किया। इन्होंने बदाऊन से दिल्ली को कैपिटल में चेंज कर दिया, और जैसे ही इन्होंने कैपिटल को चेंज किया तो उस वक्त इल्तुतमिश के सामने एक मुसीबत खड़ी आ हुई।
जैसे कि जलालुद्दीन मंगबरनी जो कि एक ईरान का रूलर था, उनके पीछे पड़ा हुआ था चंगेज़ खान। तो जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश के पास आए और कहा कि मुझे थोड़ा शरण दे, मैं आपके प्रोटेक्शन में आना चाहता हूँ। लेकिन इल्तुतमिश बहुत ही चालाक था, वो समझ सकता था कि इनके पीछे चंगेज़ खान है, अगर मैं इसको ये प्रोटेक्ट करता हूँ तो चंगेज़ खान मेरे भी डायनेस्टी उखाड़ फेंकेगा। तो इल्तुतमिश ने बहुत ही बुद्धिमानी से काम किया और जलालुद्दीन मंगबरनी को भी वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। और इस तरह से इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान के अटैक को प्रिवेंट कर दिया और दिल्ली सल्तनत को एक बड़े खतरे से बचा लिया। तो ये सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इम्पोज जजिया ऑन द ब्राह्मण्स अल्सो। तो किस सुल्तान ने ब्राह्मण्स पर भी जजिया लागू कर दिया? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने टोटल 4 टैक्सेस लागू किए थे, जिसमें सबसे पहला आता है खराज जो कि 1/10 ऑफ लैंड प्रोडक्शन था। दूसरा आता है जजिया जो कि नॉन मुस्लिम्स को जो कि नॉन मुस्लिम देते थे। तीसरा आता है ज़कात जो कि मुस्लिम्स को पे करना होता था, और 2.5% ऑफ देयर प्रॉपर्टी। और चौथा है खम्स, जो भी वार में जीता हुआ बूटी है उसका 1/5। तो ये चारों टैक्सेस है। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर और डिटेल से जाने तो इन्होंने 2 अशोक पिलर्स लाए थे। एक लाए थे तोपारा से जो कि हरियाणा में है, और दूसरा लाए थे मेरठ से जो कि यूपी में है। और ये दोनों कहाँ लाए थे? दिल्ली में। और यही वो सुल्तान है जिन्होंने हॉस्पिटल का डिस्क्रिप्शन दिया था, जिसे दारुल शिफा भी कहते हैं। और एक इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था जिसको दीवान या खैरात कहते हैं। इसमें जो भी गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी कराई जाती थी। हालांकि इन्हें पीस और ट्रंक्वालिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन ये सभी चीज़ों का क्रेडिट इनके प्राइम मिनिस्टर खाने जहां मकबूल को जाता है। इन्होंने पुरी के जो टेंपल है जगन्नाथ टेंपल, इन्हें तोड़वाया और कुछ टाउन्स फोर्टिफाइड करवाएं, जैसे कि फिरोज़ाबाद, हिसार, जौनपुर और फतेहाबाद। इन्होंने ब्राह्मण्स पर भी जजिया इम्पोज करवा दिया। और इनके टाइम में जो भी संस्कृत के बुक थे, जो कि मेडिसिन के थे, साइंस के थे और आर्ट्स के थे, उन्होंने उन सभी को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा दिया। और फाइनली 1388 में इनकी डेथ हो गई। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज द फर्स्ट टू चार्ज घड़ी और हाउस टैक्स? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के रेवेन्यू रिफॉर्म की अगर बात करें तो इसमें 2 तरह के जो टैक्स है वो काफ़ी जाने जाते हैं, जिसमें एक है घड़ी टैक्स जिसको हाउस टैक्स के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा है चरी टैक्स जिसको हम पैस्चर टैक्स के नाम से जानते हैं। और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था दीवान मुस्तखराज। दीवान मुस्तखराज के 2 काम थे। पहला तो ये देखना कि चीफ फूड ग्रेन्स आ रहे हैं कि नहीं, और दूसरा जो भी दोआब के रीजन से लैंड रेवेन्यू उठ रहे हैं वो डायरेक्ट स्टेट के पास जा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हु रूल्ड नॉर्थ इंडिया वाज। देखिए इसका आंसर तो काफ़ी ईजी हो जाता है, जो कि है रजिया सुल्ताना। और अगर रजिया सुल्ताना के बारे में डिटेल से देखें तो इनका जो रेन रहा है वो 1236 से 1240 तक रहा है, सिर्फ 3.5 साल। लेकिन इस 3.5 साल में रजिया सुल्ताना ने वो काम किया जो कि कई सुल्तान्स आए, कई राजा आए जो कि वो नहीं कर पाए। और आखिर में रजिया सुल्ताना के लिए ये कहा जाता है, हर ओनली प्रॉब्लम वाज दैट शी वाज अ लेडी। तो देखते हैं इनके बारे में और कुछ। ये इल्तुतमिश की बेटी थी जो कि 1205 में पैदा हुई, और ये अपने फादर के द्वारा ही पढ़ाई की है। और इन्हें माना जाता है कि फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मेडिएवल इंडिया। इन्हें रज़िया-उल-दीन के नाम से भी जाना जाता है। रजिया सुल्ताना थ्रोन पे बैठने से पहले वो अपने हाफ भाई, मतलब कि आधे भाई को हैंड ओवर कर दिए गए थे। हाफ भाई क्यों? वो सौतेले भाई थे जिनका नाम था रुकनुद्दीन फ़िरोज़। तो इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़ सुल्तान बने, लेकिन ये बहुत ही वीक और वर्थलेस थे। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को तख्त से हटाया जाए और रजिया सुल्ताना को तख्त पर बैठाया जाए। और वो वहाँ के लोगों के उम्मीदों पर खड़ी उतरी। उनको जाना जाता है उनके इफ़ेक्टिव जस्टिस और
एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इन्होंने पर्दा सिस्टम को हटाया। उन्हें मलिक इख्तियारुद्दीन अल-तुनिया से शादी करनी पड़ी। क्योंकि उनके जो डिसीजंस थे, जिसमें जलालुद्दीन याकूत जो कि एक एबिशियन था, जो कि एक तुर्कीज नहीं था, तो उन्हें ऊंचे पोस्ट पे डाल दिया गया था। और ये बात इख्तियारुद्दीन अल-तुनिया को बहुत ही ख़राब लगी, तो इन्होंने रज़िया सुल्ताना और याकूत दोनों को कैप्चर कर लिया और याकूत को मार डाला और रज़िया से ज़बरदस्ती शादी कर ली। उसके बाद रज़िया सुल्ताना और अल-तुनिया को दोनों को कैप्चर कर लिया गया बाय बहरम शाह और दोनों को मार डाला गया। तो ये थी पूरी कहानी रज़िया सुल्ताना की। आप लोग इसे भी याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है म्यूजिक सिस्टम बैंड बाय डैश तुगलक सुल्तान। तो ऑप्शंस है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या अबू बकर शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। अगर डिटेल से देखें तो गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहते हैं। ये पहले दिल्ली के ऐसे सुल्तान थे जिसको गाजी टाइटल नाम पड़ा। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक कौराना ट्राइब से बिलोंग करते थे। कौराना ट्राइब एक ऐसा ट्राइब है जहाँ पर तुर्क और मंगोल दोनों तरह के कल्चर के लोग पाए जाते थे। जब ये थ्रोन पर नहीं बैठे थे तब वो दिपलापुर के गवर्नर थे और इन्होंने बंगाल, उत्कल या उड़ीसा और वारंगल को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। और इनके टाइम में मंगोलियन लीडर ने नॉर्थ इंडिया पर हमला किया, लेकिन इनके द्वारा ये सीज कर दिया गया, कन्फाइंड कर दिया गया, मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत का सीमा है उससे बाहर निकाल दिया गया। और 1325 में जब अपनी विक्ट्री की खुशी में वो एक इवेंट को अटेंड करने जा रहे थे बंगाल में, तो इन्हें मार डाला गया। तो ये थी तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक की कहानी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद इनके ग्रैंड सन गयासुद्दीन तुगलक शाह II ने थ्रोन पर बैठे। उसके बाद अबू बकर शाह, उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह III और लास्ट में नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थ्रोन पर बैठे। तो लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी का आंसर क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के टाइम में ही तैमूर इन्वेंशन हुआ। और तैमूर कौन थे? ये एक मंगोलियन लीडर थे जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग इसे याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट इज़। तो अगर सभी मोन्यूमेंट के डेट्स देखे जाएँ तो अजंता जो है वो 2020 से 2030 BC के दौरान फ्लोरिश हुआ, जो कि सातवाहनास का टाइम था। ताजमहल 1653 AD में जो कि शाहजहाँ ने बनवाया। कुतुब मीनार 1192 में जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और चार मीनार 1591 में जो कि कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पुराना कौन सा है? तो अजंता, जो कि सातवाहना के टाइम में फ्लोरिश हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन डाइड ड्यू टू कोलैप्स ऑफ वुडन पवेलियन। देखिए, माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जब 1325 AD में बंगाल जा रहे थे अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, तो वहाँ पर जो वुडन पवेलियन बनाया गया था, जो टेंट बनाया गया था वुड का, वो कोलैप्स हो गया क्योंकि उसमें बहुत बड़ा हाथ था मोहम्मद बिन तुगलक का। और ये सारी बातें हमें पता चलती है इब्न बतूता के सफ़रनामा बुक से, जिसे हम रिहाला के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिए। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोविंसेस वेर डिवाइडेड ऑल द एम्पायर ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो दिल्ली सल्तनत का टेरिटोरियल एरिया था वो सबसे जिनित पे था, मतलब कि इसके टाइम में 23 प्रोविंसेस थे। और माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कहा जाता है द डेथ ऑफ लिबरेटर द सुल्तान फ्रॉम हिज पीपल एंड फ्रीड देम फ्रॉम हिम। तो ये क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है जक़ात ड्यूरिंग द फिरोज शाह तुगलक वाज। तो जक़ात क्या है? एक मैरिज सिस्टम है या टैक्सेशन सिस्टम है या टेक्निक यूज्ड इन द बैटल है या नेम ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑफिसर है। तो इसे हम लोग जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने 4 टैक्सेस लगाए थे, जिसमें से जक़ात वन ऑफ देम है। जक़ात में क्या होता है कि जितने भी मुस्लिम हैं वो लोग अपने प्रॉपर्टी का 2.5% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे एज ए टैक्स, और वो जो टैक्स होगा वो बाकी सारे जो भी गरीब लोग होंगे उस टाइम में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उसमें। तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है विच
टोकन न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस टू रिमूव प्रीवियस करेंसी बाय मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए हम जानते हैं कि जो 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे मोहम्मद बिन तुगलक के, उसमें से एक ये भी था टोकन करेंसी को चेंज करना। उनको लगता था कि जो सिल्वर कॉइन है उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, अगर उसी की जगह पे अगर हम कॉपर कॉइन चलाएंगे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन जब बाद में पता चला लोगों को कि अगर चांदी से तो हम लोग तांबा भी खरीद सकते हैं और उसी से अपना उससे सिक्का बना सकते हैं जो कि मार्केट में चलाया जा सकता है, तो ये स्ट्रेटजी भी इनका फेल हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। सिल्वर को चेंज कर कॉपर किया गया था, जो कि ये स्ट्रेटजी फेल हो गया। तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्रिएटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा यमुना दोआब के बीच में टैक्स लगाया था। उस टैक्स को वसूल करने के लिए और उसके रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने दीवाने को ही बनाया था, जिसे हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर। और गरी की बात की जाए तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया हुआ टैक्स था, जो कि हाउस टैक्स था, और चरी जो कि पैस्चर टैक्स था, और दीवाने खैरात ये फिरोज शाह तुगलक के जरिए लगाया हुआ टैक्स था। टैक्स थोड़ी नहीं था, ये एक डिपार्टमेंट था जिसके द्वारा जो भी गरीब मुस्लिम लड़कियां थी उनको शादी करवाया जाता था। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और काबिल सुल्तान था, जिसने काफ़ी सारे हुनर थे, जिसमें कैलियोग्राफी, फिलोसफी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस और भी कई सारे हुनर इनको आते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑप्शन। लेकिन इतने सारे हुनर होने के बावजूद भी इन्हें इतिहास का सबसे बुद्धिमान बेवकूफ़ किंग कहा जाता है, क्योंकि इनका जो डिसीजन तो सही था, लेकिन इनका टाइमिंग गलत था। जैसे गंगा यमुना दोआब के बीच में टैक्स लगाना, अब टैक्स भी तभी लगा था जब सूखा आ गया था। खुरासान पे हमला करना, अब हमला तभी हुआ था जब वहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया था। तो ये सब चीज़ें बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक वाकई में काबिल थे, लेकिन उनके कुछ सिली डिसीजन की वजह से कई लोगों की जान भी गई, जैसे कि दिल्ली से देवागिरी जब उनका कैपिटल हुआ तब, और बाकी सारे जो भी इन्होंने प्रोजेक्ट्स लाए तो उनमें नुकसान ही हुआ, इसलिए ये सब इन्हें टाइटल दिया गया है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? खिज़िर खां। तो खिज़िर खां पहला ऐसा सुल्तान था जो कि सिया डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और इसने तैमूर को भी हेल्प किया था इंडियन इन्वेशन में, इसलिए इसे गवर्नरशिप दे दिया गया लाहौर का, मुल्तान का और दीपालपुर का। जब खिज़िर खां को लगा कि वो दिल्ली का पावर पोजेस नहीं कर सकता, तो इसने अपने आप को एक टाइटल दिया रैयत आला का। और जब इसका बेटा मुबारक शाह तख्त पर बैठा तो इसने 2 काम करवाए। पहला तो एक सिक्का चलवाया जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था मुबारक शाह, और अपने नाम का खुतबा पढ़ाना शुरू किया। और सैयद डायनेस्टी के टाइम में ही सरहिंद ने एक बुक लिखी थी जिसमें तारीख़ मुबारक शाही जिसे हम कहते हैं, जिसमें महमूद गजनी से लेकर सैयद डायनेस्टी के हिस्ट्री को लिखा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत गॉट खुतबा रीड इन हिज नेम एंड इशू हिज ऑन कॉइन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ के आ रहे हैं क्या कि किसने अपने नाम को खुतबा जारी करवाया था और कोइन में अपना नाम इशू करवाया था, तो वो थे मुबारक शाह। तो इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ए, मुबारक शाह। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग रोट तारीख़ मुबारक शाही। तो इसे भी हम लोग अभी देखें कि सैयद डायनेस्टी के टाइम में सरहिंद ने एक बुक लिखी जिसका नाम था तारीख़ मुबारक शाही, जिसमें गजनवी से लेकर सैयद डायनेस्टी तक का हिस्ट्री लिखा हुआ है। असल में सरहिंद का पूरा नाम है याहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला बिन सरहिंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, याहिया बिन अहमद। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। बहलुल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या दिलावर लोधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहलुल लोधी। देखिए लोधी डायनेस्टी को कहा जाता है कि ये फर्स्ट अफगान डायनेस्टी है इंडिया में, और बहलुल लोधी को माना जाता है ये लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग है ऑफ दिल्ली सल्तनत के, जो कि 38 साल राज किए हैं।
और इन्होंने बहलोली कोइन भी इशू करवाया था जो कि सिल्वर का हुआ करता था और ये 1/4 होता है टाका का, और ये जो कोइन है अकबर के रेन तक चला है। सिकंदर लोदी की बात करें तो इनका असल नाम निज़ाम खान था। इन्होंने गाजी सिकंदरी इंट्रोड्यूस करवाया और इन्होंने ही आगरा सिटी फाउंड किया था 1504 में, और 1506 में आगरा सिटी को कैपिटल सिटी बना दिया गया। इनके द्वारा ज़कात को एबोलिश करवा दिया गया था और ये आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे, इसलिए इन्होंने नागरकोट का ज्वालामुखी टेम्पल को भी तोड़वा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने किसी भी मुस्लिम सेंट के पास औरतों को जाना मना कर दिया और ताजिया, जो मुहर्रम में ताजिया बनाया जाता है, उन्हें भी बैंड करवा दिया था। ये बहुत ही शौकीन थे पोएट के, और इनका एक पेन भी था जिनका नाम था गुलरुखी, और इनके जो टॉम्ब है वो पहला ऐसा एग्जाम्पल है डबल डोम के। और इनके सक्सेसर हुए इब्राहिम लोदी, जिनके साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बाबर के साथ हुई और जिसमें दिल्ली सल्तनत की खात्मा हुआ और मुग़ल सल्तनत की शुरुआत हुई। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।